हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका बंसल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हमने अपनी एक नई सीरीज़ शुरू की है यहाँ पे जेनेटिक्स की, जिसमें हमने जेनेटिक्स को समझना है, रट्टा नहीं मारना है और इस सीरीज़ के दौरान जो आपका एक सोचने का नज़रिया है जेनेटिक्स को लेके, वो बहुत चेंज होने वाला है। इस डे 2 के अंदर हमने पढ़ना है मेंडल के बारे में कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर किया था, क्यों किया था? कैसे उन्होंने उसी ऑर्गेनिज़्म को सिलेक्ट किया? क्या मेंडल जो थे वो एक बहुत ज़्यादा लकी पर्सन थे या बहुत मेहनती पर्सन थे? तो ये आप पे छोड़ेंगे, आप एंड में बताएँगे कि वो मेहनती थे या फिर वो लकी थे। इसके अलावा हम इस लेक्चर के अंदर इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी को करेंगे, जो कि मेंडल ने हमें दी थी, जैसे ट्रेट, कैरेक्टर्स, फिनोटाइप, जीनोटाइप और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे, एकदम डिफरेंट तरीके से। इसके अलावा आज है हमारा डे 2। तो डे 1 बिल्कुल डे 1 में हमने सिर्फ जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था कि जेनेटिक्स क्या होती है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, डे 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, ये क्या होता है? स्टडी स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसके अंदर हम हेरिडिटी को और वेरिएशंस को स्टडी करते हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इस चीज के ऊपर फोकस किया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके से वेरिएशंस आती हैं। हमने होमोलोगस क्रोमोसोम को एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की थी कि क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या होता है जीन, क्या होता है एलील। तो आज हम आगे बढ़ेंगे जेनेटिक्स की ओर। तो जेनेटिक्स के फादर हम बेसिकली किसको बोलते हैं? फादर ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो अगर आप टीजीटी लेवल का, मास्टर कैडर लेवल का एग्जाम देते हो तो वहां पे सीधा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? तो ये हैं हमारे ग्रीगर जोन मेंडल, जी जे मेंडल। ठीक है। तो ग्रीगर जोन मेंडल इनका नाम है। 1822 में इनका बर्थ हुआ था एंड 1884 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। तो अपने इसी लाइफ स्पैन के दौरान इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जो थी वो हमारे सामने लाके रखी थी। अब मेंडल थे कौन? बेसिकली ये मेंडल जो थे वो एक प्रीस्ट थे। प्रीस्ट बोले तो एक पादरी होते हैं ना, जैसे चर्च के अंदर, जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, ऐसे ही जो हमारे ये जो क्रिश्चियंस होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, जो चर्चेस होती हैं, चर्चेस के अंदर प्रीस्ट होते हैं, है ना? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे ग्रीगर जॉन मेंडल थे, है ना? अब ऐसा बोला जाता है कि मेंडल बड़े लकी पर्सन थे। तो आज ना हम हल्की सी मेंडल की एक हिस्ट्री को देखेंगे और इसकी हिस्ट्री को देखने के बाद फिर हम देखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि क्या ये एक लकी पर्सन थे या ये बहुत ही मेहनती पर्सन थे। तो देखते हैं इसके बारे में। अगर हम हल्की सी हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमें यही पता होता है कि मेंडल ने गार्डन पी के ऊपर काम किया था, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। गार्डन पी के ऊपर काम करने से पहले मेंडल ने कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम किया था। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल ने जो काम किया था वो हनी बीज के ऊपर किया था। हनी बीज के ऊपर। अब जब इन्होंने हनी बीज के ऊपर तकरीबन तकरीबन 4 to 5 ईयर इन्होंने हनी बी के ऊपर काम किया। जब इन्होंने 4 से 5 साल हनी बी के ऊपर काम किया तो इनको जो रिजल्ट मिलने चाहिए थे वो कभी मिलते थे और कभी नहीं मिलते थे। अल्टीमेटली जो हमारे मेंडल थे अल्टीमेटली जो हमारे मेंडल थे, इनको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल सा था। वो था इनका, अगर हम हनी बीज का लाइफ साइकिल देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? इनका जो लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर बेसिकली हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम है। अब ये हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम क्या है? अगर आप हनी बी के अंदर मेल को देखते हो, ड्रोन को देखते हो, तो उसके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। प्लॉइडी की बात करें एन होता है, जबकि जो फीमेल्स होती है उनके अंदर जो प्लॉइडी होती है वो 2n होती है।
तो इसके कारण हनी बेस के ऊपर डार्विन को जो मेंडल थे इनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाए। अब बार-बार सोच रहे हो ना डार्विन का नाम क्यों आ रहा है, डार्विन का नाम क्यों आ रहा है मेरे मुँह से? अरे भाई डार्विन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके कारण मेंडल अपना काम पब्लिश करने के बावजूद भी लोगों के अंदर फैला नहीं पाए थे, लोगों को तक पहुँचा नहीं पाए थे, पढ़ते हैं आगे जाके। इसके बाद जब इनको हनी बी से निराशा मिली, हनी बी से जब इनको रिजल्ट नहीं मिला, तब इन्होंने एक सेकंड जो ऑर्गेनिज्म चूज़ किया, वो था माइस। अगेन इन्होंने माइस के ऊपर 4 से 5 ईयर तक का जो है वो काम किया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि देखो जो माइस है वो हमारा एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें जो है जो बहुत सारे रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। तो ऐसे ही जब डार्विन अगेन सॉरी ऐसे ही जब मेंडल जो थे जब वो काम कर रहे थे माइस के ऊपर तो इनको उसके ऊपर क्या हुआ रिज़ल्ट जो आने वो अच्छे रिज़ल्ट आने शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पे जो हमारे मेंडल थे इनको जो अपना वर्क था, इनको जो अपना काम था उसको स्टॉप करना पड़ा, उसको रोकना पड़ा। रीज़न बहुत सिंपल सा था। रीज़न सिंपल सा था क्या था कि जो उस टाइम पे जो लोग थे, उनका क्या मानना था कि जो जो हमारे मेंडल हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो माइस के अंदर एक एनिमल्स के अंदर क्रॉस करवा रहे हैं। वो एक उसकी प्रोजेनी को पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, ब्रदर को सिस्टर के साथ क्रॉस करवा रहे हैं। तो ऐसा हमारे धर्मों में नहीं है। तो कुछ रिलीजियस इश्यू आने की वजह से, कुछ रिलीजियस इश्यूज़ की वजह से उनको अपना जो काम था वो माइस के ऊपर भी रोकना पड़ा। तो 4 से 5 साल इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्होंने इनके पास देखो हनी बी से कोई रिज़ल्ट नहीं मिला था, माइस से कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो अल्टीमेटली इन्होंने अपना जो मुँह था, अपना जो रुख था वो प्लांट्स की तरफ किया। तो अब इन्होंने एक प्लांट के ऊपर काम किया, प्लांट का नाम था हॉकवीड, हॉकवीड। अब ये जो हॉकवीड था इसके ऊपर ना जो हमारे मेंडल थे इन्होंने 6 ईयर तक प्रॉपर तरीके से 6 ईयर तक इन्होंने काम किया और 6 ईयर्स काम करने के बाद इनको इसके ऊपर जो रिजल्ट मिले वो क्या थे? 0 रिजल्ट। मतलब देखो ना 6 साल काम किया और 6 साल काम करने के बाद इनको रिजल्ट जो थे, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, 0 रिजल्ट मिला। इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे 2 रीज़न थे, एक था पॉलीप्लॉइडी एंड एक था एपोमिक्सिस, एक था एपोमिक्सिस। बॉटनी के अंदर ये फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एपोमिक्सिस जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन जाती है। तो इंपॉर्टेंट फिनोमेना था ये वाला भी। तो अब इनको हॉकपीड जो था इसके ऊपर भी कुछ खास रिजल्ट नहीं मिले। सो फाइनली इन्होंने एक और प्लांट सेलेक्ट किया जो था गार्डन पी, है ना, जिसको हम क्या बुलाते हैं प्यार से पाइजम सेटाइवम, है ना? तो इन्होंने मटर का पौधा बेसिकली देखो ये वो मटर नहीं है जो हम खाते हैं, जो हम खाते हैं ना वो स्वीट पी होता है ना? ये गार्डन पी है। तो अब इन्होंने ना गार्डन पी के ऊपर काम किया। अब ध्यान से सुनना गार्डन पी की उस टाइम पे टोटल 34 वैराइटीज प्रेजेंट थी। अब इन्होंने क्या किया 2 ईयर प्रॉपर 2 साल काम करने के बाद इन्होंने 14 वैराइटीज को सिलेक्ट किया। ठीक है? तो बेसिकली इन्होंने 2 साल काम करने के बाद 14 जो वैराइटीज थी इनको सिलेक्ट किया। अब इन 14 वैराइटीज को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारे मेंडल थे इन्होंने अलग-अलग क्रॉस किए, जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को स्टार्ट करने वाले हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो क्रॉस करने के बाद जो हमारे मेंडल थे इन्होंने बहुत ही शानदार जो रिजल्ट्स थे वो निकाले और इन रिजल्ट को इन्होंने पब्लिश भी किया। अब क्या सीन क्या चला था उस टाइम पे, जिस टाइम पे इन्होंने अपने रिजल्ट दिए थे, उस टाइम पे क्या हुआ, डार्विन जो डार्विन थे इन्होंने अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, नेचुरल सिलेक्शन की, है ना? इन्होंने बोला था डार्विन की एक स्टेटमेंट थी वो था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। तो डार्विन की एक इन्होंने एक बहुत अच्छा सा कोट दिया था, एक बड़ी अच्छी सी स्टेटमेंट थी, द डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। जिस टाइम पे दुनिया ये कहती थी कि ये जो धरती है, ये जो एनिमल्स हैं, ये जो प्लांट्स है, ये सब कुछ भगवान ने बनाया है,
उस टाइम के अंदर डार्विन ने एक स्टेटमेंट दे दी, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, कि आज के टाइम पे जो लाइफ प्रेजेंट है वो इससे पहले की जो लाइफ प्रेजेंट थी उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है, उससे बनी है। तो डार्विन के कहने का सिंपल सा मतलब था कि आज के टाइम पे जो लाइफ प्रेजेंट है ना, वो इससे पहले वाली लाइफ से आई है, उससे पहले वाली लाइफ उससे भी पहले वाली लाइफ पे आई है। अभी तो सुनने में आपको कुछ खास नहीं लग रहा, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी कि लोग बोलते थे कि सब कुछ भगवान ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। और डार्विन कौन होते हैं ये बात बोलने वाले कि गॉड ने नहीं बनाई, ये तो पहले से जो चीजें प्रेजेंट थी उन्हीं से ये चीजें बनी है। तो अब डार्विन जो थे वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुके थे। फेमस भी क्या थे, क्रिटिसिज्म चल रहा था प्रॉपर तरीके से। इनके क्रिटिसिज्म की वजह से जो मेंडल के रिजल्ट थे उनको दुनिया नहीं देख पाई, और ये इनका जो रिजल्ट था ये एज इट इज पब्लिश का पब्लिश रह गया। और 1880 मतलब बेसिकली क्या थी, बेसिकली 1884 को तो डार्विन की जो मेंडल जो थे इनकी डेथ भी हो गई। अब अब 1900 की बात है, 1900 की बात है, 20th सेंचुरी। कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे एक साइंटिस्ट थे हुगो डिवरिस, हुगो डी वरिस। एक साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस, और एक साइंटिस्ट और थे एरिच वॉन टेशमार्क, टेशमार्क। अब ये जो तीन साइंटिस्ट है ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते थे। इन्होंने इनहेरिटेंस के ऊपर काम किया, और इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जो भी इनके रिजल्ट्स थे वो ऑलरेडी डार्विन जो जो मेंडल थे हमारे, जो मेंडल थे ऑलरेडी ये वो सारे के सारे रिजल्ट्स को पब्लिश कर चुके हैं। तो अब इन सभी ने मिलकर किया गया 1900 के अंदर डार्विन के जितना भी छिपा हुआ काम था उस सारे के सारे छिपे हुए काम को दुनिया के सामने लेके आए। और इस चीज को हम बोल देते हैं रीडिस्कवरी, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलिज्म, मेंडेलिज्म। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल की जो रीडिस्कवरी थी, जो मेंडल का जो सिद्धांत था, मेंडल की जो थ्योरी थी, उसको रीडिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का क्या नेम था। तो ये तीन साइंटिस्ट बच्चे आपने ध्यान में रखने, ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो इन्होंने 1900 में या फिर 20 सेंचुरी के अंदर डार्विन के काम को फिर से दुनिया के सामने लेके आए, और इन्होंने बताया कि भाई जो डार्विन करके अगेन डार्विन आ गया ना बीच में। तो इन्होंने तीनों ने क्या किया, मेंडल का जो काम था उस काम को सामने रखा पूरी दुनिया के, और बताया कि भाई जो मेंडल जितना प्यारा काम करके जा चुके हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद से ही जो मेंडल थे उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स जो था वो बोला जाने लगा, है ना। तो ये छोटी सी मेंडल की एक हिस्ट्री थी। अब यहाँ पे आप देखो कि जो हमारे मेंडल थे इन्होंने चार चार ऑर्गेनिज्म पे कितना कितना काम किया। बहुत सारे इनको फेलियर्स भी देखने को मिले, एंड में जाके उनको रिजल्ट मिले, और जब उनको रिजल्ट मिले भी तो बेचारे का जो रिजल्ट था वो भी एक तरह से हाइड हो गया डार्विन के वजह से, है ना। तो लकी हम उनको कैसे कह सकते हैं, वो बहुत मेहनती थे, और जिस टाइम पे उन्होंने काम किया था उस टाइम पे तो कंप्यूटर वगैरह कुछ था भी नहीं। अगर कुछ लिख के भेजते हैं कि फलाने किसी प्रोफेसर को भी ऐसा सा हमारा काम है, तो एक छोटा-सा रिप्लाई करने में भी महीनों निकल जाते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। तो अल्टीमेटली मेरे हिसाब से बहुत ही मेहनती साइंटिस्ट थे। अब डार्विन जो थे उनके काम की वजह से मेंडल का काम रुका, लेकिन बाद में काम जो था वो निकल के बाहर आया। अब आगे की अगर हम बात करते हैं, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या था। लेकिन उसको समझने के लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, डाइहाइब्रिड क्रॉस को करने के लिए हमें टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। बेसिकली टर्मिनोलॉजी क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे अगर मैं सबसे पहली टर्म की बात करता हूं, दैट इज करेक्टर। देखो ये सारी की सारी जो चीजें ना बहुत छोटी सी चीजें हैं, बच्चों वाली चीजें हैं, लेकिन हम अगर इसको समझना ही नहीं चाहते तो ये बहुत बड़ी बन जाती हैं। करेक्टर्स क्या होता है, तो शुरुआत करते हैं। हम हर चीज को बड़े ही नए तरीके से, बड़े ही नए अंदाज से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब करेक्टर क्या होता है, देखो करेक्टर बेसिकली क्या होता है, एनी फिजिकल अपीयरेंस, मतलब ऐसा है कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो।
क्या लिखेंगे? एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ ऑर्गेनिज्म which is which is under इन्वेस्टिगेशन, है ना? देखो, ऐसी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल देखो, जैसे मेंडल ने प्लांट की जो हाइट थी उसको इन्वेस्टिगेट किया। देखो, प्लांट की हाइट, तो ये जो प्लांट की हाइट है ये क्या है? एक करेक्टर हुआ। ऐसे ही उसने सीड की शेप को इन्वेस्टिगेट किया था, तो ये भी क्या है? एक करेक्टर है। उसने सीड के कलर को इन्वेस्टिगेट किया, तो ये भी क्या था? एक अपने आप में करेक्टर था। तो क्लियर हुआ ना? कोई भी ऐसी चीज, तो बहुत आसान सी भाषा में समझाया ना मैंने, कि कोई भी ऐसी चीज बच्चे जिसको हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो क्या हो गया? अपना एक करेक्टर। जैसे प्लांट की हाइट एक करेक्टर थी, सीड की शेप एक करेक्टर थी, एंड सीड का जो कलर था वो एक करेक्टर था। ऐसे ही ह्यूमन की स्किन का कलर, ये भी एक करेक्टर है ना? तो करेक्टर आई थिंक हमें क्लियर हो गया होगा। सेकंड एक इंपॉर्टेंट जो टर्म थी वो आती है निकल के यहां पे, ट्रेट। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो ट्रेट निकल के आती है। अब ट्रेट क्या चीज है? मेंडल ने ये भी तो वर्ड यूज किया था ना, ट्रेट। तो इसको अगर आप समझे, ट्रेट को अगर आप समझते हैं, तो अगर मैं बोलूं एक्सप्रेशन, या फिर बोल दो आप रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ ए करेक्टर। देखो, किसी भी करेक्टर का रिजल्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं। अरे मुझे पता नहीं, समझाता हूं। जैसे एक करेक्टर की मैं बात करता हूं, जैसे प्लांट की हाइट। तो प्लांट की हाइट क्या हुआ? अपने आप में ये करेक्टर है। अब अगर ये करेक्टर जो था, ये प्लांट की जो हाइट है वो टॉल भी हो सकती है, प्लांट की जो हाइट है वो ड्वार्फ भी हो सकती है। तो टॉल होना प्लांट का या ड्वार्फ होना प्लांट का, ये क्या कहलाता है? अपने आप में एक ट्रेट कहलाता है। ये क्या होता है? ट्रेट, है ना? तो प्लांट की जो हाइट है ये हमारे सामने क्या निकल के आती है? ये एक करेक्टर है। लेकिन ये जो करेक्टर होता है ये अपने आप को एक्सप्रेस किस तरीके से करता है? इसका जो एक्सप्रेशन है, तो ये एक ट्रेट हुआ। इसका जो एक्सप्रेशन है ये भी क्या हुआ? एक ट्रेट हुआ। गॉट इट? पॉइंट समझे ना? जैसे एग्जांपल, अरे अभी देख लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूं सीड की शेप की, तो ये क्या है? एक करेक्टर है। तो अगर ये करेक्टर है तो इसकी शेप राउंड भी हो सकती है, इसकी जो शेप है वो रिंकल भी हो सकती है। तो एक्सप्रेशन, करेक्टर का एक्सप्रेशन ये क्या होगा? दोनों की दोनों चीजें क्या हो गई? अपने आप में ये ट्रेट हो गई, है ना? आसान सा था ना? बिल्कुल आसान सा था, बहुत ही आसान है। सच कह रहा हूं, जेनेटिक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान होती है ना? चलिए, तो हमारे दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, एक करेक्टर है, दूसरा जो ट्रेट है वो खत्म होती है। अब तीसरी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, फैक्टर को। याद है ना? मेंडल ने अपनी थ्योरी के अंदर जिस वर्ड को यूज किया था वो था फैक्टर। बाद में हमें जाके पता चला कि वो फैक्टर क्या होता है? बेसिकली जीन होता है। अब लास्ट वीडियो के अंदर हमने जीन और एलील का कॉन्सेप्ट बड़े ही प्यारे तरीके से समझा हुआ है ना? अरे समझा हुआ ना? नए हो तो एक बार वो वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझा हुआ है ना? अब बेसिकली फैक्टर की बात करें या जीन की बात करें, तो डीएनए का हमने पढ़ा था कि डीएनए का ऐसा पोर्शन, डीएनए का ऐसा पार्ट जिसके पास क्या होती है? कोई इंफॉर्मेशन होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा एक एमआरएनए। इस एमआरएनए से क्या बनेगा? एक प्रोटीन बनेगा। और ये जो प्रोटीन आगे जाके क्या करेगा? अपना जो भी कोई फंक्शन होगा उसको क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। बात समझ आई? तो बेसिकली बेसिकली जीन या फिर फैक्टर यहां पे क्या निकल के आता है? डीएनए का वो पार्ट जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, और जो इंफॉर्मेशन क्या बनेगी? एमआरएनए बनेगी। और उससे एक प्रोटीन बनेगा जो सेल के अंदर या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ना कोई फंक्शनल रोल को क्या करेगा? प्ले करेगा। तो इसको क्या बोल दिया? इसको हमने फैक्टर बोल दिया।
अब चौथी जो इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे निकल के आती है दैट इज एलील। अगेन हम ये एलील और जीन का जो फंडा है ये लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, एक बार आपने उसको जरूर देखना है। अब भाई सिंपल सी बात है, एक पेरेंट है, अब ऐसे समझना जीन का एक्सप्रेशन जीन का एक्सप्रेशन जो होता है ना, बेसिकली हम उसको एक तरह से एलील बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले आप इस चीज को लिखो, पहले आप इस चीज को लिखो, जैसे एक जीन होता है, जैसे मैं बात करूं कैपिटल टी, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर स्मॉल टी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि ये है जो एक फादर से आएगा अगर, तो दूसरा कहां से आएगा, मदर से आएगा। सेम ये आएगा फादर से, ये आएगा मदर से, ये आएगा फादर से, और ये आएगा इसके पास मदर से। तो कहने को ये भी एक डीएनए का पार्ट है जिसके पास इंफॉर्मेशन है, ये भी एक डीएनए का पार्ट है जिसके पास इंफॉर्मेशन है, ये भी डीएनए का पार्ट है जिसके पास इंफॉर्मेशन है, ये भी डीएनए का पार्ट है जिसके पास इंफॉर्मेशन है। ये सारे के सारे डीएनए के वो पार्ट हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन है किसी ना किसी प्रोटीन की, है ना। तो ये अपने आप में सारे के सारे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, एक जीन के अंदर एक जीन के अंदर जो दो कॉपीज होती हैं, एक आती है फादर से, एक आती है मदर से। इन्हीं दोनों कॉपीज को हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया भी था कि ये दोनों एक दूसरे की क्या होती है, अल्टरनेट कॉपीज होती हैं। और ये दोनों की दोनों जो कॉपीज होती है ना, ये तकरीबन सेम प्रोटीन बनाती हैं। सेम प्रोटीन कहने का मतलब, कैपिटल टी की बात कर लो चाहे स्मॉल टी की बात कर लो, ये दोनों के दोनों प्लांट की हाइट को कंट्रोल करेंगे। दोनों के दोनों प्लांट की हाइट को ही कंट्रोल करेंगे। तो एक जैसा ही प्रोटीन बना रहे हैं ना, थोड़ी सी वेरिएशन है, ये हाइट को बढ़ा रहा है, ये हाइट को कम कर रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो प्रोटीन है वो तो सिमिलर सा ही बन रहा है ना, जो प्लांट की जो हाइट को कंट्रोल कर रहा है। तो एलील की यहां से क्या डेफिनेशन निकल के आती है, यहां से निकल के आएगी, दोस टू जीन विच प्रोड्यूस विच प्रोड्यूस सेम प्रोटीन, सेम टाइप ऑफ protein that that control same करेक्टर। जैसे इन दोनों ने सेम तरह का जो प्रोटीन बनेगा वो एक ही करेक्टर को कंट्रोल करेगा, वो है प्लांट के हिट, सेम करेक्टर, है ना। वन कम्स फ्रॉम फादर, कम्स फ्रॉम फादर, एंड अदर कम्स फ्रॉम मदर। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एलील बोल देते हैं। अब देखो, जो एक जीन होता है ना, जैसे अगर मैं बात करूं ए जीन, अगर मैं बात करूं टी जीन, ये तो चल जाता है। लेकिन जीन के अंदर जब हम एलील्स को एक्सप्रेस करते हैं ना, तो उसको हम कैपिटल ए स्मॉल ए से लिखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी से लिखते हैं, है ना। तो एलील्स को हम कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब कैपिटल और स्मॉल वर्ड्स में लेटर के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन जीन को हम सिंपल लिखते हैं, कैपिटल में ए जीन है और टी जीन है। डन। चलो, तो ये भी हमारी बात जो है वो क्लियर होती है। नेक्स्ट हमारे सामने जो एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और निकल के आती है दैट इज लोकस। लोकस, तो भाई बहुत सिंपल सा था। मान के चलो ये कोई क्रोमोसोम है, सपोज करो ये कोई क्रोमोसोम है। तो इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन की लोकेशन क्या है, इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन की बोल दो चाहे आप एलील की बोल दो, इसकी जो भी लोकेशन रहेगी, इसकी ये जो लोकेशन है, इसी लोकेशन को हम क्या बोल देते हैं, लोकस बोल देते हैं, है ना। सिंपल सा है, कुछ खास इसके अंदर मुश्किल नहीं है। तो बेसिकली हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, पोजीशन ऑफ जीन और एलील ऑन क्रोमोसोम। तो इसी को हमने क्या बोल दिया बच्चे, लोकस बोल दिया। अब नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी यहां पर निकल के आती है, सिक्स्थ वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये है जीनोटाइप। ये है जीनोटाइप, ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।
पहले आप इसकी डेफिनेशन देखो जीनोटाइप की क्या है। डेफिनेशन से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। जैसे ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एलील ऑफ ए जीन। जैसे एक जीन अपने पास, मान के चलो मैं बोलता हूं यहां पे अपने पास एक टी जीन है, जो किसको कंट्रोल कर रहा है, जो हाइट को कंट्रोल करता है। इसकी दो तरह की हमें मतलब अल्टरनेशन फॉर्म देखने को मिलती हैं। दो फॉर्म्स, एक होती है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। अगर कैपिटल टी आएगी तो हाइट बढ़ेगी, स्मॉल टी आएगा तो हाइट कम होगी। अल्टीमेटली ये दोनों एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, वो है हाइट। ऐसी अपने पास एक और जीन है जिसका नाम है आर जीन। ये सीड की शेप को कंट्रोल कर रहा है, ये सीड की शेप को कंट्रोल कर रहा है। इसकी भी हमारे सामने दो फॉर्म्स होती हैं, एक होता है कैपिटल आर जो राउंड करेगा सीड को, एक है स्मॉल आर जो रिंकल करेगा सीड को, है ना। अब देखो इसको पढ़ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स ऑफ ए जीन, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैपिटल टी भी हो सकता है, और कैपिटल टी भी हो सकता है, और स्मॉल टी भी हो सकता है। ये तब होगा जब हम एक सिंगल करेक्टर को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। लेकिन मान लो मैं दो करेक्टर्स को स्टडी कर रहा हूं, देखो या तो दोनों की दोनों जो कॉपीज हैं एलील, वो कैपिटल टी होंगी, या एक कॉपी कैपिटल टी होगी दूसरी स्मॉल टी होगी, या फिर दोनों की दोनों जो कॉपीज है वो स्मॉल टी होती हैं, है ना। सेम इसके लिए लगा लो। अगर मान लो मैं किसी और करेक्टर की बात करूं, मान लो मैं कहता हूं कि मुझे एक नहीं, मुझे दो करेक्टर स्टडी करने हैं, तो वहां पे जैसे हमने इन दोनों करेक्टर्स को पकड़ लिया, यहां पे प्लांट की हाइट और सीड की शेप को, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी, ये इसके कॉम्बिनेशन हो गए। सेम कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके भी तीन कॉम्बिनेशन हो गए। अब देखो हो सकता है ये इसके साथ चला जाए, तो एक कॉम्बिनेशन निकल के आता है कैपिटल आर। हो सकता है ये इसके साथ चला जाता, तो एक कॉम्बिनेशन निकल के आता है कैपिटल आर स्मॉल आर। हो सकता था ये वाला जो था ये इसके साथ चला जाता, तो ये आता कैपिटल टी स्मॉल आर, तो तीन कॉम्बिनेशन ये मिल गए। ऐसे सेम ये जो है इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो तीन कॉम्बिनेशन नीचे मिल जाएंगे। ये भी किसी के साथ भी जा सकता, तो कुल मिला के हमें नो कॉम्बिनेशन यहां पे देखने को मिलेंगे। तो वही तो मैंने बोला कॉम्बिनेशन ऑफ एलील ऑफ ए जीन, इसी को क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। मतलब इस ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल आर। इस ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका जो जीनोटाइप है दैट इज कैपिटल टी स्मॉल आर, है ना। तो इस तरीके से जो जीनोटाइप होता है बेसिकली ये हमारे एलील्स का कॉम्बिनेशन होता है, कि क्या क्या एलील्स का कॉम्बिनेशन है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना। तो इसको हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, जीनोटाइप बोल देते हैं। नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म और निकल के आती है, फिनोटाइप दैट इज फिनोटाइप। ये तो बहुत ही आसान सा है। अगर मैं यहां पे लिखूं एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप इज कॉल्ड फिनोटाइप, तो आप बोलोगे सर बात तो आपने कुछ लिखी, हमें कुछ नया नया ऐसा लग रहा है, हमें नहीं पता आप क्या कहना चाहते हो। मैं बताता हूं, जैसे हमने लास्ट स्लाइड के अंदर एक वो देखा था, हमने क्या देखा था लास्ट स्लाइड के अंदर, एक कॉम्बिनेशन देखा था कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर। अगर मैं देखूं तो इस प्लांट की हाइट क्या होगी, टॉल, और इसके अंदर जो सीड होगा वो कैसा होगा, राउंड। तो ये प्लांट कैसा है, टॉल होगा, और इसकी जो सीड की शेप है वो क्या है, राउंड है। अब एक काम करते हैं, कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल आर। प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, सीड की शेप कैसी है, रिंकल है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसका जीनोटाइप देखो, इसके जीनोटाइप ने अपने आप को क्या किया, एक्सप्रेस किया। अगर आप इसके जीनोटाइप को देखोगे तो इसने भी अपने आप को क्या किया, एक्सप्रेस किया। जब भी कोई जीनोटाइप अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो हमें वो चीज दिखती है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो दिखती है। जैसे टॉल और राउंड, हमें प्लांट टॉल भी दिखेगा, हमें उसके सीड राउंड भी दिखेंगे। तो इस चीज को हम, ये जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, जो करेक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं, इन्हीं करेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं,
फेनोटाइप बोलते हैं। और फेनोटाइप हमेशा किससे बनता है? फेनोटाइप हमेशा जीनोटाइप के एक्सप्रेशन से ही बनता है। जैसे एक एक्सप्रेशन और है, कमेंट बॉक्स में आपने आंसर करना है। मान लो प्लांट जो है उसके अंदर जो एलील्स का जो कॉम्बिनेशन है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल आर है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपने मुझे ये बताना है इसका जो फिनोटाइप होगा, जो इसकी फिजिकल अपीयरेंस होगी वो क्या होगी। फिनोटाइप को सिंपल भाषा में हम ये भी बोल देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतना ही करना था। हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़नी थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। एक हमने पढ़ा था करेक्टर के बारे में, दूसरा फिर हमने पढ़ा था ट्रेट के बारे में, फिर हमने पढ़ा था फैक्टर के बारे में, फिर हमने पढ़ा एलील के बारे में, फिर हमने पढ़ा लोकस के बारे में, फिर हमने पढ़ा जीनोटाइप के बारे में, फिर हमने पढ़ा फिनोटाइप के बारे में। तो ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजी है ये अपने आप पे इंपॉर्टेंट है, सब सब कुछ। तो करेक्टर हमने देखा, तो जो मेंडल के जो प्लांट थे इसके अंदर टोटल 7 क्या थे? करेक्टर्स थे। और हर करेक्टर के अंदर दो उसकी फॉर्म थी। तो अगर मैं ट्रेट की बात करता हूं तो ट्रेट इसके अंदर 14 ट्रेड्स थे। कल के लेक्चर के अंदर हमने इसके ऊपर भी डिस्कस करना है कि ये जो 7 करेक्टर्स होते हैं, जो 14 ट्रेड्स हैं, इनको हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। तो आप और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा उस टेलीग्राम के अंदर आपको हर तरह की अपडेट्स, हर तरह के एग्जाम्स के लिए आपको जितनी भी अपडेट्स हैं, सिलेबस है, सब चीजें मिलेंगी। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बड़ी ही जल्दी यहाँ पे जो कम्युनिटी वाला पोर्शन होगा वहां पे आपको जेनेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी दिखने शुरू हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।